नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं। क्या वाकई में भारत में आर्थिक सुनामी आने वाला है? क्योंकि 24 घंटे के अंदर आर्थिक गतिविधियों में जिस तरीके की विस्फोटक खबरें आ रही हैं, वो तो संकेत कुछ उसी तरीके का दे रहा है। सोना बेचना, हालांकि रिजर्व बैंक जो है इस खबर का खंडन किया, लेकिन जिस अवधि में सोना बेचने की बात कही गई है उस अवधि की उन्होंने चर्चा करने से बच गया। उसकी चर्चा ही नहीं की भाई मई में आपने सोना बेचा है कि नहीं, अप्रैल में हमारे पास पर्याप्त सोना था। तो वो मामला अभी चल ही रहा था कि राजेश एक्सपोर्ट, जिसने कह सकते हैं कि अभी तक के घोटाले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि उसको क्या नुकसान होगा? नुकसान होगा हमारे आप जैसे लोगों का। LIC का 2000 करोड़ का नुकसान हो गया। कंपनी है 3000 करोड़ का और 15 लाख करोड़ रुपया का अपना टर्नओवर दिखाकर खेला कर दिया। और राष्ट्रपति अब एक बॉन्ड जारी किए हैं विदेशियों के लिए कि बॉन्ड लीजिए, कोई टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब स्थिति आप समझ सकते हैं कि देश किस दौर से गुजर रहा है। हालांकि हम इकोनॉमिक्स से ज्यादा समझते नहीं है, सिर्फ खबरों की दुनिया के लिए जितना इकोनॉमिक्स समझने की जरूरत है सिर्फ उतना ही समझते हैं खबर के लिहाज से। अभिषेक जी हमसे बहुत बढ़िया और एक्सपर्ट ओपिनियन उनका रहता है लगातार इकोनॉमिक्स पर। तो चलेंगे सीधे दिल्ली। क्या वाकई में बिहार में या देश में इकोनॉमिक सुनामी आने वाला है? ये स्थिति वाकई में है? चलते हैं सीधे दिल्ली अभिषेक जी के पास। स्वागत है। नमस्कार अभिषेक जी। जी नमस्कार। क्या सुनामी ला ही दीजिएगा? संतोष जी, पिछले 24 घंटे से जिस तरह की खबरें आ रही है उन खबरों पर यदि हम यकीन करें, और यकीन करने का कारण भी बनता है क्योंकि ये किसी विपक्ष के आरोप नहीं है, किसी अखबार में ये खबर नहीं छपी है। जो एक वैधानिक संस्था है भारत सरकार की, स्टॉक मार्केट का जो रेगुलेटर है सेबी, जिसके पास एक क्वाजाई जुडिशियल पावर है, अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं, उसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट जो 109 पन्ने की रिपोर्ट उसकी आई है राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर, उससे तो जो खुलासा हुआ है उससे तो लग रहा है कि इस देश के इतिहास के तमाम घोटाले को जोड़ दे तब भी शायद 15 लाख करोड़ का नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा घोटाला आपने सुना भी नहीं होगा। बिहार सरकार का बजट 3,17,000 करोड़ का है। मतलब बिहार जैसे 5 स्टेट के बजट के बराबर पैसा घोटाला। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा स्कैम है। अच्छा, घोटाला है क्या? देखिए, ये घोटाला है क्या, पहले इसको अगर समझना हो तो 2020-21 से 2024-25 के बीच 5 फाइनेंशियल ईयर हुए। मोटे तौर पर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2025 तक 5 साल हो गए। इन 5 सालों में भारत का कुल निर्यात अगर इंडियन करेंसी की भाषा में बात करें तो लगभग 75 लाख करोड़ का है। 75 लाख करोड़ में, और सेबी की जो रिपोर्ट आई है इन्हीं 5 वित्तीय वर्षों के दरमियान आई है, 20 से 25 की। तो इन 5 सालों में 75 लाख करोड़ में 15 लाख करोड़ का व्यवसाय इसी ने कर लिया। 15,42,000 करोड़ के करीब का व्यवसाय किया, जिसमें 15,15,000 करोड़ 15,15,485 करोड़ का इसका डेटा फर्जी है, यानी 99% इसके व्यापार का डेटा फर्जी है, ये सेबी कह रहा है। ये इन्फ्लेटेड डेटा है। अब आपको भारत के एक्सपोर्ट की स्थिति हम सामान्य भाषा में अगर समझाएं, 10-11 लाख करोड़ आप जानते हैं कि हर साल तो सिर्फ IT का एक्सपोर्ट होता है। उसके अलावा तो आप हल्दी, बासमती चावल और लौंग इलायची बेचते हैं। आप क्या बेचते हैं, क्या या आयरन और बेचते हैं, बहुत छोटा निर्यात आपका होता है, थोड़ा बहुत रेल इंजन हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस देश में जितना निर्यात 5 सालों में हुआ उसका 20% अकेले इसी ने कर लिया। और इस कंपनी का कुछ अता पता नहीं है कि ये करती क्या है। अब देखिए, राजेश एक्सपोर्ट का मामला जो आप पूछ रहे हैं, राजेश एक्सपोर्ट एक कंपनी है। सेबी कह रही है कि मात्र 26,000 करोड़ रुपए का निर्यात इसने किया है। तो 15,15,485 करोड़ किसका है, ये सवाल बड़ा है। क्या किसी ने अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए बाहर भेजा? क्योंकि स्विस बैंक कहाँ है? स्विट्जरलैंड। आप देखिए, और ये स्विट्जरलैंड में कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, इसकी सब्सिडरी कंपनी, जिसने एक सब्सिडरी कंपनी इसने बनाई, उसका नाम है, मेरे पास में लिख के रखा हुआ है, ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरी। इस कंपनी का कहीं अता पता नहीं है, और उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है वेलकम भी। पहली बात तो यह कि ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरी की कोई ऑडिटिंग नहीं हुई है।
और वेलकैम्बी की कोई ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं की गई है, सेबी कह रही है। सेबी की रिपोर्ट पर रॉयटर्स ने एक बड़ी स्टोरी छापी। रॉयटर्स का कहना है कि वेलकैम्बी की एक ऑडिट रिपोर्ट है, वो मात्र 3,000 करोड़ की, और सेबी को वो भी नहीं बताया गया है कि 3,000 करोड़ रुपए किसकी ऑडिट रिपोर्ट है। मतलब जिसकी ऑडिट रिपोर्ट 3,000 करोड़ की है, वो आदमी, वो कंपनी 15-15.5 लाख करोड़ का व्यवसाय कर रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रही है। सीधा मतलब इससे यही निकलता है कि कोई पैसा, किसी का ब्लैक मनी या कुछ लोगों का ब्लैक मनी बाहर गया है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेटा में दिखा करके उसको भारत में मंगाया गया है। भाई आप सामान बेचे नहीं, ना तो ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरी के पास कोई सोना बनाने वाली फैक्ट्री है, गाना बनाने वाली, ना उसका कोई व्यवसाय दिखता है, ना उसकी कोई ऑडिटिंग की रिपोर्ट है। फिर ये पैसा किसका है, कौन सा कारोबार इसने किया, कहां सोना बेचा, और इतना सोना यदि भारत से विदेश में बेचा जा रहा है, तब फिर गोल्ड के निर्यात आयात पर रोक लगाने की क्या जरूरत है? लोगों को ये कहने की क्या जरूरत है कि मत खरीदिए? भाई राजेश एक्सपोर्ट अगर इतना सोना बेच रहा है बाहर में, तब तुम्हारा बैलेंस शीट दुरुस्त होना चाहिए, तब तो हमें डॉलर का संकट नहीं होना चाहिए, तब तो हमें विदेशी मुद्रा के साथ साथ करंट अकाउंट बैलेंस हमारा दुरुस्त होना चाहिए। ये हो क्या रहा है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। एक कंपनी, जिस कंपनी का अता पता नहीं है, वो कंपनी 15 लाख करोड़ से ऊपर का कारोबार कर रही है। मैंने तो कम से कम नाम नहीं सुना था। आप भारत में सोना चांदी का कारोबार करने वाली बड़ी कंपनियों में किसका नाम सुनते हैं? तनिष्क का नाम सुनते हैं। तनिष्क, टाटा, यही सब है। हाँ, तनिष्क का नाम सुनते हैं, आदि एक है, उसके अलावा एक बीच में डीडमास आ गया था। इस तरह की कंपनियों के नाम आप सुनते हैं, झवेरी का नाम सुनते हैं, रिलायंस है उसका नाम सुनते हैं। ये राजेश एक्सपोर्ट और हर पांचवा, मतलब 100 रुपया में 20 रुपया का इंपोर्ट यही कर रहा है। कमाल। क्या लगता है ये कंपनी क्या है? देखिए, कंपनी, इसके मालिक है राजेश मेहता, वो गुजरात के हैं, ध्यान रखिए। सब और गुजर कल दिए जब ये खबर आई, जब ये रिपोर्ट आई, तो इसके शेयर 90% तक गिर गए। सेबी ने इसके ट्रांजैक्शन पर और वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी, और जो 90% शेयर इसके गिरे हैं, उसमें 1,94,000 से ज्यादा हमारे आपके जैसे लोग हैं जिनके शेयर डूबे हैं। और इसके अलावा LIC ने इसमें 2,000 करोड़ रुपया लगाया था, जिसमें 1,700 करोड़ रुपया उसका डूबा है। पहली बात तो ये कि LIC ने पैसा किसके कहने पे लगाया? LIC में किसका पैसा है? हमारा, आपका, एक गरीब आदमी का, एक ट्रक ड्राइवर का, एक पत्रकार का, मतलब इस देश के कॉमन आदमी का पैसा है। तो धंधा जो ये चल रहा है, ये धंधा तो पूरा गोरख धंधा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब आप सोचिए ना, 5 साल में 50 लाख करोड़ के करीब का तो सिर्फ आपका IT एक्सपोर्ट है, बचा 22-23 लाख करोड़। 22-23 लाख करोड़ के बाकी एक्सपोर्ट में 15 लाख करोड़ इसी ने कर दिए। IT सॉफ्टवेयर के अलावा, मतलब गोरख धंधा कर दिया। लेकिन आज जो आपको जो बैलेंस वाले ऑर्डिनेंस आया है, ऑर्डिनेंस आया है, जरा उस पर भी अपना प्रकाश दे दें। और साथ ही जो हमारा जो खर्च है और हमारा जो कर्ज है, उसमें जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पर? देखिए, एक सवाल में संतोष जी आपके 2 सवाल है। एक है कि ऑर्डिनेंस आया है विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए, FII के लिए, कि वो अगर गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब कि पेंशन फंड, हेज फंड वगैरह के बॉन्ड अगर वो खरीदते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, उनको कैपिटल गेन टैक्स से और दूसरे टैक्सेस से छूट दी गई। अब कैपिटल गेन टैक्स से उनको छूट देने का साफ मतलब है कि भाई हम कंगाल हो चुके हैं, आइए आप पैसा लगाइए, हमारा बॉन्ड खरीदिए, हम कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे। मतलब आप बॉन्ड खरीदिएगा तो कुछ विदेशी मुद्रा हमको दीजिएगा, कुछ डॉलर वगैरह दीजिएगा। FII और FPI की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इन दोनों की जो प्रवृत्ति होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, बॉन्ड खरीदिए, शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, पैसा लगाइए जाइए, पैसा कमाइए जाइए। और जो FDI का होता है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म नेचर होता है उसका, FDI का। तो FII में अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब कि सरकार एक तरह से अपनी कंगाली की घोषणा कर रही है कि हमारे पास कुछ बचा नहीं है। दूसरा सवाल जो आपका इसके साथ जुड़ा हुआ है, खर्च को लेकर। अब देखिए, अप्रैल महीने से वित्तीय वर्ष शुरू होता है, 1 अप्रैल से। मई का डेटा तो अभी आपके पास नहीं आया है, लेकिन अप्रैल का डेटा है। अप्रैल महीने में 1,80,000 करोड़ रुपए सरकार का, केंद्र सरकार का टोटल रेवेन्यू मिला के है 1,80,000 करोड़ रुपए लगभग, और 5,40,000 करोड़ रुपए का खर्च है।
मतलब कि अरे वाह। 3,60,000 करोड़ रुपए आपने कहीं से उठाए हैं, बोरोइंग की है। अब सवाल ये है कि जो आपके खर्च है, आपने तो वित्तीय वर्ष में कितना टारगेट रखा है खर्च करने का? आपने वित्तीय वर्ष में खास करके फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के इरादे से जो टारगेट रखा है वो 20 लाख करोड़ से नीचे का है। 5,40,000 करोड़ रुपए अब एक बार में उड़ा दिए। लगभग 22-23% का खर्चा आपने अप्रैल में किया। सवाल है कि ये 3,60,000 का मिसमैच आपने कहां से मैनेज किया? मैंने या तो आरबीआई से जो पैसा मिला है उससे किया, जो आरबीआई से लिया गया था ना पैसा, कि आरबीआई अपना लाभांश दे रहा है, एक नया टर्म है कि लाभांश जो होगा वो सरकार को दे देगा। दूसरा, आपने कहीं से मार्केट से उठाया। तीसरा, आप ये सब एक्शन जो ले रहे हैं कि आधी रात को राष्ट्रपति के यहाँ से ऑर्डिनेंस आता है। हमने कभी नहीं सुना था कि सुबह उठते हुए आप देखिए तो कोई भी सोशल मीडिया साइट खोलिए या कोई भी न्यूज़पेपर की वेबसाइट सुबह में खोलिए तो आपको एक ऑर्डिनेंस दिखाई देगा। कभी नहीं सुना था। एक धारा 370 के समय सुना था कि राष्ट्रपति का एक ऑर्डिनेंस आया है सुबह सुबह कि कश्मीर की विधानसभा की सारी शक्तियां कश्मीर के राज्यपाल, कश्मीर के संविधान सभा की शक्तियां कश्मीर की विधानसभा में समाहित कर दी गई है और इन द एब्सेंस ऑफ असेंबली गवर्नर ही वहां की विधानसभा है। और 2 घंटे बाद ऑर्डिनेंस आया कि धारा 370 के सेक्शन बी को निष्प्रभावी कर दिया गया। उसके बाद आज मैंने देखा कि एक ऑर्डिनेंस आधी रात में आ रहा है। सवाल यह है कि आपका एक तरफ खर्च बढ़ता जा रहा है, खर्च बढ़ेगा कैसे नहीं ये भी देखिए, और इसका दुष्परिणाम क्या होगा अगर इन दोनों खबरों को जोड़कर देखें। कैपिटल गेन टैक्स को हटाना और एफआईआई को अट्रैक्ट करना, मतलब पैसा दीजिए, हमारा कागज पत्र ले जाइए खरीद के, यही होता है ना। बॉन्ड खरीदने का मतलब क्या हुआ? देहाती भाषा में कहें तो आप लोन ले रहे हैं तो जमीन का कागज दे रहे हैं, ये हमको पैसा दीजिए, हमारा कागज लेके रख लीजिए, वही है बॉन्ड। उसी तरह से आपने इधर अप्रैल महीने का खर्च आपका बता रहा है कि आपको आने वाले वक्त में खासकर रूरल सेक्टर में मनरेगा हो या दूसरी जो आप रुपया बांट के चुनाव जीतने वाला स्कीम हो या किसान सम्मान निधि हो, कोई आश्चर्य नहीं होगा संतोष जी जो आने वाले समय में इसको टर्मिनेट किया जाए। कोविड के समय आपको याद होगा सरकार ने एमपी फंड को टर्मिनेट कर दिया था 2 साल के लिए। 2 साल तक सांसदों को कोई फंड नहीं मिलेगा, जो 5 करोड़ रुपए मिलते हैं ना क्षेत्र विकास निधि, वो नौबत फिर से आ रही है। अब वो उतने तक ही सीमित नहीं है, अब उससे आगे की परिस्थितियां हैं। तीसरी खबर भी एक आप देख लीजिए, तीसरी खबर इसके साथ जो जुड़ी हुई है काफी रेलेवेंट है। देश की जीडीपी, मैं सरकार के बजट की बात नहीं कर रहा, देश की जीडीपी मतलब हमारा आपका भी जो पैसा है सबको जोड़ ले, देश की जीडीपी के 60% तक केंद्र सरकार का लोन चला गया है, 60.1% के आसपास। जीडीपी के 60% तक अगर केंद्र सरकार का लोन चला जाए, राज्य सरकारों की बात छोड़ दीजिए, तो क्या स्थिति है आप अंदाजा लगा सकते हैं। कल मतलब सुनामी तय लग रहा है आपको? अब सुनामी दूसरा कहते किसको है? जब आधी रात में राष्ट्रपति की तरफ से ऑर्डिनेंस आ जाए कि भाई पैसा दो हमको, हमारा बॉन्ड खरीद के ले जाओ, अब सुनामी दूसरा किसे कहते हैं? ठीक है। जब पेट्रोल डीजल की कीमतें इस तरह से बढ़ रही है, केंद्र सरकार को अपने खर्च को घटाने के लिए कई सारी जरूरी योजनाओं पर आने वाले वक्त में उसके बजट को रोकना पड़ सकता है। यहां तक कि जीएसटी वगैरह में जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है, हो सकता है कि उसको भी रोकना पड़ जाए। ये स्थिति अभी बनती हुई जा रही है कि फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लोग कि हमारा स्टेट जीएसटी का पैसा दीजिए, दिलवाइए। ये स्थिति फिर से आ रही है। अभी तो देखिए ना राज्य सरकार कैसे लोन लेगी रिजर्व बैंक से, उसकी हालत मतलब अभिषेक जी अब बहुत बड़ा जो राहुल गांधी कह रहे थे, जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, अभी भी वो कल भी कहे हैं, मतलब क्या वाकई में उस स्थिति की तरफ देश बढ़ रहा है? चलिए देखिए, राहुल गांधी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है ना, राहुल गांधी इस बात को जानते हैं। कोई भी आदमी जिसने 12वीं भी इकोनॉमिक्स में की है, ग्रेजुएशन पीजी नहीं भी किया है, उसको सब्जेक्ट में रुचि है, तो उसे पता है कि देश के अंदर क्या हो रहा है। रिजर्व बैंक के सुबह से 3-4 सर्कुलर आ चुके हैं, आपने देखे होंगे उसके ट्विटर हैंडल पर जाकर के एक दिन में, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। जी धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। तो ये हमारे साथ दिल्ली से अभिषेक जी थे जो बता रहे थे कि वाकई में आधी रात को अगर राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस घोषित करे, ऑर्डिनेंस लाए, 24 घंटे के अंदर में आरबीआई की तरफ से 5-5 नोटिफिकेशन जारी हो जाए, पूरा शेयर बाजार धड़ाम से गिर जाए, सरकार के खर्च और आमदनी का दायरा बढ़ जाए,
यही सब संकेत है ना इकोनॉमिक सुनामी का। तो राहुल गांधी जो कह रहे थे अब कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ऐसे में आने वाले समय हर एक भारतीय को इसकी कीमत चुकानी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।